पिछले 20 से 30 सालों में दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए चाइना सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर गिना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट में अपना एक तरफा दबदबा बनाने में ड्रैगन इस दौरान कामयाब रहा है। लेकिन अब चाइना की इकोनॉमी से जो खबरें आ रही हैं वो दुनिया भर के निवेशकों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि चाइना का रियल एस्टेट मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन माना जाता था, वह इस समय एक बड़े संकट से जूझ रहा है। इसी रियल एस्टेट मार्केट में चाइना के आम परिवारों ने पिछले 20 साल की पूरी कमाई और दौलत को एक झटके में खो दिया है। इस दौरान महंगाई को एडजस्ट करने के बाद चाइना में घरों की कीमत आज 2005-6 के दौर पे पहुंच चुकी है। यानी अर्बनाइजेशन के उस दौर में जो मुनाफा लोगों ने कमाया था वह सिर्फ एक क्रैश में खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चीन की बर्बादी कहानी है? ये रियल एस्टेट का क्रैश भारत के लिए कितनी बड़ी वार्निंग साइन है? आज के वीडियो में इन दोनों ही सिनेरियो को समझेंगे, कैसे चाइना की मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट इंडिया से अलग है और इंडिया में भी क्या ये क्रैश आ सकता है। तो सबसे पहले चाइना के रियल एस्टेट क्रैश को समझते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चाइना के 3 डरावने आंकड़ों को देखना होगा। मौजूदा समय में चाइना में नए घरों की मांग लगातार यानी पिछले करीब 2 सालों से गिर रही है। यहाँ तक कि बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में भी क्रैश प्रूफ जहां पे माना जाता था, वहां पर भी अब कीमतें अपने ऑल टाइम हाई से करीब 8 से 12% तक टूट चुकी हैं। यानी ये घर जहां पर बढ़ने या फिर महंगे होना चाहिए थे, वो अब सस्ते हो चुके हैं। इसके अलावा ओवरऑल देखें यानी देश पर इसका क्या असर पड़ा है, तो साल 2021 में चाइना की जीडीपी का रियल एस्टेट में हिस्सेदारी लगभग 12% हुआ करती थी, वो आज घटकर मात्र 6% पर जा गिर गई है। अब आते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है और चाइना का रियल एस्टेट मार्केट आखिर क्यों क्रैश कर रहा है। तो इसे जानने के लिए चाइना का हिस्ट्री को देखना होगा। पिछले कई सालों से चाइना के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने एक खतरनाक मॉडल पर काम कर रहे थे। यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया जा रहा था। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही ग्राहकों से पूरा पैसा या तो ले लिया जाता था या फ्री सेल्स या फिर उस कैश का इस्तेमाल कर उन पुराने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता था। यानी इसके लिए नई जमीन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहीं से एक बड़ा खतरा भी शुरू हुआ। इस बड़े कर्ज के गुब्बारे को फटने में रोकने के लिए चाइना की सरकार ने 3 लाइन्स नामक एक पॉलिसी को लागू किया था। इसके तहत डेवलपर्स को कर्ज लेने के लिए एक बड़ी कड़ी सीमा को लागू किया गया था। इसका असर यह हुआ कि रातों रात चाइना की बड़ी कंपनी एवरग्रैंड और कंट्री गार्डन जैसे दिग्गज डेवलपर्स को बैंकों से नया कर्ज मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये कर्ज मिलना बंद हुआ तो जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो कंपनी ने रोक दिए। कंपनी के पास कैश खत्म हो गया, डिफॉल्ट हो गई, जिससे करोड़ों घरों का निर्माण यहाँ पर रुक गया। अब चाइना के लोगों पर भी इसका सीधा असर पड़ा, क्योंकि चाइना में अधिकतम लोग 70 से 80% सेविंग्स प्रॉपर्टी में पार्क करते हैं। यानी वो यहाँ पर निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में जब घरों की कीमतें गिरी तो लोगों को लगा कि वे गरीब हो गए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने घरों की खरीदारी को बंद करना शुरू कर दिया। लोगों ने शॉपिंग और पैसा खर्च करना भी कम कर दिया, जिससे वहाँ की इकोनॉमी पर भी कुछ हद तक असर पड़ा। अब सरकार के पास स्टिमुलस को यानी वहाँ की जनता को पैसा के लिए राजी नहीं कर पाए और उस पैसे का वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी चाइना की ये कंडीशन क्या भारत के लिए भी एक वार्निंग साइन रहने वाली है? क्या भारत भी अगले कुछ समय में इस रास्ते पर जा सकता है? तो इसको सबसे पहले समझने के लिए चाइना और इंडिया की दोनों रियल एस्टेट मार्केट को बेहतर तरीके से समझना होगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और चाइना की हालत भारत में क्यों नहीं हो सकती है। तो भारत और चाइना दोनों के लिए पिछले कुछ दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट बूम देखा गया। छोटे शहरों या फिर गांवों से लोग शहरों की तरफ बढ़े, डिमांड सप्लाई बढ़ी। शहरीकरण की रणनीति ने जमीन के रेट को आसमान तक पहुंचा दिया। इसी अंतर के कारण आज जहां चीन का रियल एस्टेट मार्केट तबाह हो चुका है, लेकिन भारत में क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है, भारत का मार्केट अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। एनसीआर के आसपास नए रियल एस्टेट मार्केट्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, यानी डिमांड अच्छी है, सप्लाई भी उसके आसपास ही चल रही है। इसके अलावा चाइना का जो रियल एस्टेट मॉडल था, यानी जो डेवलपर से शुरू हुआ था, वहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती थी। दरअसल हुआ ये कि कंपनियों ने अंधाधुंध कर्ज लिया और वहाँ पर बड़ा निवेश किया गया। भारत में इस समय रियल एस्टेट अपने रिकॉर्ड हाई पर है, घरों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित भी करना होगा, यहाँ पर खासकर हमारे लिए ये एक सट्टेबाजी या अटकलों यानी स्पेकुलेशन का बाजार नहीं है। अधिकतम कर्ज के दम पर अगर कंपनी बढ़ती है तो वो क्रैश कर सकती है। अगर भारत में बैंकिंग सिस्टम और डेवलपर्स के बीच कर्ज का संतुलन नहीं बिगड़ा तो चीन जैसे क्रैश हमारे लिए एक केस स्टडी बन सकते हैं। अब आते हैं उन रेगुलेशंस पर जिसकी वजह से भारत में चाइना जैसा हाल नहीं हो सकता। दरअसल भारत में डेवलपर्स चीन की तरह रातों रात पूरे शहर को खड़े नहीं कर सकते। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन, रेगुलेटरी मंजूरी और फंड्स की कमी के कारण सप्लाई और डिमांड के बीच एक बैलेंस बना रहता है। भारत में इसके अलावा रेरा जैसे कानून भी है, जिसकी वजह से डेवलपर्स केवल
केवल उतनी ही सप्लाई लाते हैं जितनी बाजार में अब्जॉर्ब हो सके, यानी बाजार में उतनी ही बिक्री हो सके। तो कुल मिलाकर भारत में मांग हमेशा बनी हुई है, अर्बनाइजेशन अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की तुलना में भारत में अभी भी अर्बनाइजेशन का रेट कम है। आबादी हमारी लगातार बढ़ रही है, चाइना में वो आबादी बहुत हद तक रुक चुकी है। भारत की ग्रोथ रेट भी चाइना से ज़्यादा है। इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट में वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भारत में फिलहाल के लिए क्रैश आता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन चाइना का उदाहरण भी है जो हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में गोस्ट सिटी बन जाएंगे? क्या भारत में भी रियल एस्टेट इतना महंगा हो चुका है? क्या यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई का क्रैश आ सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।